हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग हैं। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम लोग हैं और इस समय कम्बिनेशन पढ़ रहे थे। कल नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से 4 ही केस हमने बताया था, एक केस हम नहीं बता पाए थे। तो अब आज एक केस उसको भी देखा जाए। इनफाइनाइट कैपेसिटर और रजिस्टर होते हैं तो क्या होता है, जैसे सिमेट्री मेथड तक हमने आपको बताया था। अब इनफाइनाइट कैपेसिटर और रजिस्टर होते हैं तो क्या होता है। इनफाइनाइट कैपेसिटर एंड रजिस्टर अगर होता है तो उस कंडीशन में कैसे हम फाइंड करते हैं। तो इनफाइनाइट के 2 केस आते हैं। एक जीपी का केस आता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आता है बच्चों। एक देखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आता है। इनफाइनाइट के 2 केस आते हैं, एक जीपी आता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और एक जनरल कंडीशन आती है। एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आता है और एक जनरल कंडीशन आती है। तो किस प्रकार से, ये देखिए इनफाइनाइट कैपेसिटर और रजिस्टर किस प्रकार से होते हैं। तो जीपी में आप सभी लोग जानते हैं, जैसे जीपी का मतलब क्या, ये मान लीजिए इस तरह से ये कैपेसिटर दिए गए हैं। ऐसे देखिए, ये पहले में आपका एक कैपेसिटर है, दूसरे में ये देखिए 2 कैपेसिटर है, फिर ये देखिए यहाँ 4 कैपेसिटर है, 2, 3 और 4। फिर ऐसे इसके बाद यहाँ पर ये क्या है, 8 कैपेसिटर हैं आपका। सबका कैपेसिटी सेम है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ आपका 16 कैपेसिटर हैं, ये देखिए ये 16 कैपेसिटर हैं। और इस तरह से ये आपका क्या है, इनफाइनाइट तक इस प्रकार से लगा हुआ है। इस प्रकार से ये इनफाइनाइट तक यहाँ पे ये लगा हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। इनफाइनाइट तक इस प्रकार से, या ऐसे आप कर सकते हैं, इसको यहाँ से करके ऐसे कर लीजिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ऐसे ये इनफाइनाइट तक लगा हुआ है। तो कहा यह जा रहा है कि इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप फाइंड करिए। देखिए 2 तरह के केस आते हैं, एक जनरल केस आता है, एक लैडर वाला केस आता है। तो ये आपसे कहा जा रहा है कि आप यहां पर क्या है, इनफाइनाइट ये कैपेसिटर दिए गए हैं तो आप इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करिए। तो देखिए सबसे पहली चीज क्या है, सारे रजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में हैं। फिर ये सब क्या है, पैरेलल में हैं। भाई सारे रजिस्टर या कैपेसिटर क्या है, वह सीरीज कॉम्बिनेशन में है। फिर अब ये देखिए सारे क्या है, पैरेलल में हैं। सारे पैरेलल में, तो सी, अब ये देखिए जब पैरेलल में दिए गए हैं तो इसका मतलब क्या है, पैरेलल में दिए गए हैं, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये देखिए ये C है, ये C और C कैसे हो जाएगा, ये देखिए C और C कैसे हो जाएगा, C/2। C और C 4 तक है तो क्या हो जाएगा भाई, ये देखिए C/4 हो जाएगा। ये C 8 तक है तो कितना हो जाएगा भाई, ये C/8 हो जाएगा। ये 16 तक है तो कितना हो जाएगा, C/16 हो जाएगा। ये बताइए क्या इनफाइनाइट तक है कि नहीं, इनफाइनाइट तक है। ये A और B दिया गया है, इस प्रकार से A और B इनफाइनाइट तक दिया गया है। और कहा जा रहा है कि इनका कॉम्बिनेशन, तो पहले सीरीज में थे, अब बाकी सब पैरेलल में हो गए। बाकी सब क्या हो गए हैं, पैरेलल में। देखिए सीरीज में थे, अब बाकी सब पैरेलल में हो गए। बाकी सब पैरेलल में होने का मतलब क्या हो गया, CP = C + C/2 + C/4 + C/8 + C/16 + डैश डैश इन्फिनिटी। ये देखिएगा प्लस डैश डैश इन्फिनिटी हो गया, प्लस डैश डैश इन्फिनिटी हो गया। या CP = अब ये देखिए GP है। कैसे पता चल रहा है, अगर 2 टर्म का कॉमन रेशियो सेम होता है तो वह GP होता है। तो ये देखिए इसका रेशियो अपॉन ये, इसका अपॉन ये, इसका अपॉन ये, इसका अपॉन ये, तो ये GP हो गया। तो GP हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट टर्म अपॉन, ये देखिए फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। 1 माइनस कॉमन रेशियो का मतलब C/2 का मतलब ये देखिए 1/2 हो गया। या CP = C/1 में से 1/2 जाएगा तो कितना बचेगा, ध्यान दीजिएगा। 1 में से 1/2 अगर जाता है तो क्या बचता है, इसको जरा देख लें। 1 में से 1/2 जाता है तो ये देखिए 1/2 हो गया, 1/2 हो गया, इसका मतलब ये 2C हो गया कि नहीं। तो एक जीपी वाला क्वेश्चन होता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जिसको मैंने यहाँ पे बताया। अब एक लैडर वाला क्वेश्चन बनता है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जरा चलिए जरा उसको देख लेते हैं। लैडर वाला क्वेश्चन कॉम्बिनेशन में किस प्रकार से लैडर वाला क्वेश्चन बनता है, वो भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलिए लैडर वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या है कैसे है। ठीक है भाई, तो चलिए लैडर वाले क्वेश्चन को देख लिया जाए, कैसे है, क्या चीज है। तो चलो भाई देखो लैडर वाला क्वेश्चन, लैडर वाले क्वेश्चन में क्या कैसे है उसको देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, क्लियर है। तो आइए लैडर वाले क्वेश्चन देखते हैं। लैडर वाले क्वेश्चन में कैसे है, ये देखिए इस प्रकार से दिया है, ये ऐसे दिया है, ये लैडर दिया है, ये देखिए 1 ओम दिया है, ये 2 ओम दिया है, ये देखिए ये 1 ओम दिया है, और ये देखिए ये 2 ओम दिया है। ठीक है, यहाँ भी ले लो, 3 ओम भी ले लो, क्या करना है, ये भी ले लो, 3 ओम हो गया, ये आपका क्या हो गया, 1 ओम हो गया, ये 2 ओम हो गया, और ये 3 ओम हो गया। और ये देखिए ये 1 ओम हो गया,
ये 3 ओम हो गया और ये 2 ओम हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। कहा यह जा रहा है कि ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट बताइए क्या होगा। देखिए भाई, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा। तो देखो इस प्रकार से ये कैपेसिटर और रेजिस्टर दिए गए हैं। ये देखो ये कैपेसिटर इस प्रकार से, ऐसे मतलब रेजिस्टर है, कैपेसिटर भी हो सकता है इनकी जगह से। तो ऐसे ये इनफाइनाइट तक ये लैडर दिया गया है, इनफाइनाइट तक। ध्यान दीजिएगा भाई, ये इनफाइनाइट तक इस प्रकार से ये लैडर जो हैं वह दिए गए हैं, इनफाइनाइट तक लैडर दिए गए हैं। और आपसे ये कहा जा रहा है कि ए और बी के बीच में आप इक्विवेलेंट बताइए। ठीक है भाई, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट बताइए, ये आपसे कहा जा रहा है कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट बताइए। तो चलिए भाई, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट बताइए। तो देखिए इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है बेटा, इसमें हम क्या करते हैं, एक लिंक छोड़कर, जैसे अगर आप यहां तक इनका इक्विवेलेंट आर मानते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए इनफाइनाइट यहां तक आप मानते हैं, तो एक लिंक छोड़कर पीछे का भी कितना होगा, आर ही होगा। भाई अगर आप यहां तक आर मानते हैं तो एक लिंक छोड़कर पीछे तक का भी कितना होगा, आर ही होगा, यही चीज होगी। तो ये देखिए, इसको छोड़कर पीछे तक का आपको क्या है, आर मान लेते हैं। तो देखिए यहां तक आप इक्विवेलेंट आर माने हैं, तो एक छोड़कर पीछे का भी आर हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी होगी उससे। ठीक है भाई, इनफाइनाइट में एक जोड़ा जाए चाहे एक निकाला जाए, कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं फर्क पड़ने वाला है। तो ये देखिए, ये क्या हो गया, आर हो गया। अगर यहां तक आर है तो यहां तक आर होगा, क्योंकि इनफाइनाइट में एक जोड़ा जाए एक निकाला जाए, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो अगर यहां तक आर है तो यहां भी आर होगा। अब देखिए इसका सिंपल कैसे कैलकुलेशन होगा, ये आर और 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो आर और 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो देखिए 2r अपॉन कितना हो जाएगा, r प्लस 2, ये 1 ओम हो जाएगा और ये 3 ओम हो जाएगा। और ये देखिए a हो गया और ये b हो गया, हो गया कि नहीं। ये देखिएगा, ये 1 ओम हो गया, ये r और 2 पैरेलल में 2r अपॉन r प्लस 2 और ये 3 हो गया। अब देखिए ये तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा और इनका जो इक्विवेलेंट होगा वह r होगा, यानी ये तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा और इनका जो इक्विवेलेंट है, ये देखिए तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे और इनका जो इक्विवेलेंट होगा वह कितना होगा, r होगा। तो चलो भाई, तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे और इनका इक्विवेलेंट क्या होगा, r होगा। ये ध्यान दीजिएगा, तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो जाएगा, 1 2r बाई r प्लस 2 और 3, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा। इसका मतलब r इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इक्वल टू 1 प्लस 2r अपॉन r प्लस 2 प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये देखिए, ये इस प्रकार से हो गया, यानी r इक्वल टू 1 प्लस 2r अपॉन r प्लस 2 प्लस कितना हो गया, 3 हो गया। इस प्रकार से हो गया। ठीक है, बताइए सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गया। या r इक्वल टू 3 और 1 4 प्लस 2r अपॉन r प्लस 2 हो गया। ये देखिए r इक्वल टू, ये क्या करेंगे, r प्लस 2 हो गया। ये देखिए इससे ये कट गया, 1 बचा, तो क्या हो जाएगा 4r प्लस 2 और प्लस 2r, या r इक्वल टू क्या होगा, 4r प्लस 8 प्लस 2r अपॉन r प्लस कितना हो जाएगा, ये देखिए 2 हो गया r प्लस 2। अब देखो क्या करोगे भाई, कैसे करोगे, ये देखिए r का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, r का मल्टीप्लाई इससे करेंगे। तो अगर r का मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो ये देखिए r स्क्वायर प्लस 2r, 4r प्लस 8 प्लस 2r हो जाएगा। ध्यान से देखना, या r स्क्वायर 2r कट गया, ये माइनस 4r माइनस 8 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। हो गया कि नहीं। अब इसी को सॉल्व करना, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन r में बन रहा है, बोलो भाई बन रहा कि नहीं। ये देखिए r में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर r में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप इसको श्रीधराचार्य फार्मूले से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। r में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका मतलब आप इसको श्रीधराचार्य फार्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। तो r स्क्वायर माइनस 4r माइनस 8 इक्वल टू क्या है, ये 0 है। ये देखिए r स्क्वायर माइनस 4r माइनस 8 इक्वल टू 0 है। अब आप इसको श्रीधराचार्य फार्मूले से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलो भाई देखते हैं श्रीधराचार्य फार्मूले से कैसे इसको मिटाते हैं। ये देखिए इस प्रकार इसको हम मिटा रहे हैं। तो श्रीधराचार्य फार्मूले से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे क्या है। चलिए भाई, r स्क्वायर माइनस 4r माइनस 8 इक्वल टू 0 हो गया। श्रीधराचार्य फार्मूला लगाते हैं। ये देखिए 4 दूनी 8 होता है, 4 2 6 होता है। तो ये देखो r स्क्वायर माइनस 4 8 तो नहीं लगेगा, r इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी का मतलब प्लस 4 माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 16 माइनस 4a कितना है 1c कितना है माइनस 8 अपॉन 2। ये देखिए r इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस रूट में 16 प्लस 32 अपॉन कितना 2, या r इक्वल टू 4 प्लस माइनस
ये क्या हो गया 48 हो गया, 48 अपॉन कितना हो गया 2, या r इक्वल टू 4 प्लस माइनस, ठीक है, कितना हो जाएगा 16 4 कॉमन हो जाएगा √3 अपॉन 2, या 2 प्लस माइनस 2 √3, तो पॉजिटिव साइन लेंगे, निगेटिव में तो रेजिस्टेंस होगा नहीं, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 √3 ओम हो गया, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट रेजिस्टर वाले हो गए, कौन से हो गए, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वाले। अब जरा वायर वाला देख लीजिए एक, ठीक है, मतलब कॉम्बिनेशन जो है वायर वाला, किस प्रकार से वायर का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब जो वायर वाले कॉम्बिनेशन होते हैं उनको देख लेते हैं कि क्या है कैसे है, ठीक है भाई। तो लिख लीजिए कॉम्बिनेशन ऑफ वायर, मतलब जो वायर के कॉम्बिनेशन होते हैं उनको जरा देख लेते हैं कि उनका इक्विवेलेंट कैसे आएगा, क्या आएगा। चलो भाई कॉम्बिनेशन ऑफ वायर, चलो देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ वायर। चलो भाई वायर का कॉम्बिनेशन जरा देख लेते हैं किस प्रकार से होता है, उस पर आएगा कि नहीं। कॉम्बिनेशन ऑफ वायर आप जानते हैं कि R इक्वल टू रो L बाई ए होता है, क्यों भाई होता है कि नहीं भाई। रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, मतलब R इक्वल टू क्या होता है आपको पता होगा, R इक्वल टू रो L बाई ए होता है। बोलो भाई ये तो होता है R इक्वल टू रो L बाई ए होता है, मतलब जो रेजिस्टेंस होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, लेंथ के होता है। बोलो बच्चों सही है, मतलब रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, लेंथ के होता है, ठीक। तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L हो गया। अब मान लीजिए अगर हम क्लोज लूप बनाते हैं, क्या बनाते हैं इस प्रकार से, ये देखिए ऐसे होता है, ये ऐसे इस प्रकार से बनाते हैं, इस प्रकार से बनाते हैं, ये A हो गया और ये क्या हो गया B हो गया, ठीक है, इस प्रकार से बनाते हैं, ये देखिएगा इस प्रकार से बनाते हैं, A हो गया और ये B हो गया, ये देखिए A हो गया और ये क्या है B हो गया। A और B के बीच का इक्विवेलेंट हम लेते हैं, A और B के बीच का इक्विवेलेंट क्या होगा, तो चलो भाई A और B के बीच का इक्विवेलेंट लेते हैं। ये आपका कितना है, ये अभी रुक जाओ 1 मिनट, ये 1 मीटर का है, ये रेडियस इसका कितना है 1 मीटर है, ठीक है 1 मीटर है, और 1 मीटर बराबर क्या है 1 ओम है, 1 मीटर में 1 ओम है, ध्यान दीजिएगा 1 मीटर में 1 ओम है, जैसे 1 मीटर जो है 1 ओम के बराबर है। तो ये कहा जा रहा है ये नेग्लेक्टिंग रेजिस्टेंस है, इस पार्ट का रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट करिए, तो A और B के बीच का इक्विवेलेंट क्या होगा, 1 मीटर का रेजिस्टेंस 1 ओम है। तो बच्चों ये बताओ ये पूरी लंबाई कितनी है 2 मीटर है भाई, 1 मीटर का रेडियस है 2 मीटर होगा, तो अगर ये 2 मीटर है तो इसका रेजिस्टेंस जो हो जाएगा 2 मीटर का कितना होगा 2 ओम होगा। बोलो भाई 2 मीटर का जो रेजिस्टेंस होगा वह कितना हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा। ये देखिए 2 मीटर का रेजिस्टेंस है तो कितना होगा 2 ओम का हो जाएगा, ये देखिए 2 मीटर का। फिर ऐसे देखो ये पाई आर दिया गया है, क्या दिया गया है, ये पाई आर दिया गया है, देखिए भाई ये पाई आर दिया गया है, इसका मतलब क्या है, ये पाई आर दिया गया है, ये देखिए पाई आर दिया गया है, तो जब ये पाई आर दिया गया है तो पाई इंटू 1 कितना हो जाएगा, ये देखिए पाई आर, ये पाई ओम हो जाएगा। बोलो भाई हो जाएगा पाई आर, ठीक है, पाई आर, आर 1 मीटर है तो पाई मीटर हुआ, और 1 मीटर का क्या है 1 ओम है, तो पाई मीटर का पाई ओम होगा। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये देखो ये जो आपका हो गया, ये आपका हो गया पाई ओम हो गया। ऐसे सिमिलरली ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, देखो ये कितना हो जाएगा पाई ओम हो जाएगा। अब बताइए क्या ये तीनों आपस में पैरेलल हैं, ये तीनों आपस में पैरेलल हैं, अगर ये तीनों आपस में पैरेलल हैं तो इनका इक्विवेलेंट कितना होगा बताइए, 1/RP इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/पाई प्लस 1/2 प्लस 1/पाई, या 1/RP इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए 2 पाई हो गया, 2 पाई हो गया, पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये देखिए पाई से पाई कट गया तो क्या बचा 1, 2 से 2 कट गया, ये देखिए पाई बचा, पाई से पाई कट गया क्या बचा 2 तो बचा 2 बचा, यानी RP इक्वल टू कितना हो गया 2 पाई अपॉन पाई प्लस कितना हो गया 4। ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, किसका, वायर का हो गया, ठीक है ना। तो इतने मैंने आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताया, ठीक। अब इसी में आगे देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्शन देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक सेल देख लेते हैं, ये सब देख लेते हैं, फिर उस पर क्वेश्चन हम कराते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सेल देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्शन देख लेते हैं। तो आइए चलिए अब आगे नोट कर लीजिए इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रिक कंडक्शन। ये देखिए सब इलेक्ट्रिसिटी में सब आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स,
इलेक्ट्रिसिटी के दो पार्ट हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और क्या, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये दो पार्ट हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ये ध्यान देना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये दो पार्ट हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो अब चलिए इलेक्ट्रिक कंडक्शन, इसीलिए मैंने एक सेक्शन, चूंकि एक सेक्शन से कितना एक एक सेक्शन लेके चल रहे हैं, ठीक है, एक सेक्शन मान लीजिए 2-3 लेक्चर में ये और खत्म हो जाएगा, तो एक सेक्शन खत्म हो गया, दूसरा सेक्शन, फिर तीसरा सेक्शन, ऐसे ही लेके चलेंगे सारे सेक्शन को, ठीक है। अब देखिए इस इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला पार्ट क्या है, देखिए इलेक्ट्रिक कंडक्शन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन, चलिए भाई इलेक्ट्रिक कंडक्शन क्या है, कैसे है इलेक्ट्रिक कंडक्शन। देखो बच्चों इलेक्ट्रिक कंडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन में इसमें क्या होता है, अब जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किसी कंडक्टर के अंदर फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किसी कंडक्टर के अंदर क्या है, वो फ्लो करना क्या है, स्टार्ट कर देंगे, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। तो यहां पर जो करंट होता है, करंट I = Q/T होता है, यानी पहली शुरुआत करंट से होती है, यानी करंट क्या होता है, करंट I = dQ/dt होता है, या Q = इंटीग्रेशन ऑफ I dt, या एरिया ऑफ ग्राफ ऑफ IT, देखिएगा एरिया ऑफ ग्राफ ऑफ IT, IT ग्राफ का जो एरिया होता है उसको हम लोग चार्ज कहते हैं, मतलब करंट I = क्या हो जाएगा, dQ/dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम करंट कहते हैं, देखिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को करंट कहते हैं, और एरिया ऑफ IT ग्राफ का जो एरिया होता है इसको हम लोग चार्ज कहते हैं। भाई IT ग्राफ का जो एरिया हो रहा है, करंट और टाइम ग्राफ का जो एरिया हो रहा है इसको हम लोग चार्ज कहते हैं, चार्ज Q = इंटीग्रेशन ऑफ I dt, और ये देखिए एरिया ऑफ ग्राफ IT ग्राफ का जो एरिया होता है इसी को चार्ज कहते हैं। तो करंट I = dQ/dt हो गया, यानी करंट I जो हो गया वो dQ/dt के बराबर हो गया, ठीक है भाई, तो करंट I dQ/dt के बराबर हो गया। चलिए एक चीज तो एकदम निश्चिंत हुआ। अब देखिएगा 1 एम्पियर जो होता है, 1 एम्पियर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड के बराबर होता है, मतलब किसी भी कंडक्टर से अगर 1 सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, तो कहा जाता है कि उस कंडक्टर से 1 एम्पियर की करंट क्या है, फ्लो कर रही है। भाई उस कंडक्टर से 1 एम्पियर की करंट क्या है, फ्लो कर रही है। तो ये देखिए 1 एम्पियर = 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, अगर ये फ्लो करता है तो इसका मतलब क्या है कि उस कंडक्टर से 1 एम्पियर की करंट क्या है, फ्लो करती है, ठीक है बेटा। और कल देखिए थर्सडे है, थर्सडे को सुबह मॉर्निंग में 7 से 8 आपका लाइव क्लास रहेगा प्रॉब्लम का, तो पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शीट अभी हम लिंक में लगा देंगे, पिछले में लिंक में लगाए भी होंगे ड्राइव में, तो उसका पूरा पहला नीट वाला सेक्शन पूरा लगा लीजिएगा, नीट वाला, और जो प्रॉब्लम होगी उसको बता के पेज नंबर के साथ उसको भेज दीजिएगा, ठीक है ना, आई बात समझ में। तो कल लाइव क्लास रहेगी, वैसे कुछ पहले अपने बताएंगे, पहले नीट वाला हो जाएगा, फिर जेई वाला, फिर IIT वाला, ऐसे करके अब लगाएंगे, क्योंकि अब हमारा एक सेक्शन तो कंप्लीट हो गया, पूरा एक सेक्शन, मतलब NCERT के पहला और दूसरा चैप्टर सेकंड का कंप्लीट हो गया। तो अब इसको कल मॉर्निंग में 7 बजे, थर्सडे को मॉर्निंग में 7 बजे, ठीक है, शुरू किया जाएगा। तो 1 एम्पियर = 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड होता है, 1 एम्पियर, ये देखिएगा 1 एम्पियर, ध्यान दीजिएगा, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड होता है। अब देखो बच्चों दूसरा देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो ये हो गया। या करंट कैसी क्वांटिटी है, करंट स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान देना, देखिए डायरेक्शन होता है लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी, क्यों, बिकॉज, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन लॉ, डज नॉट फॉलो, क्योंकि ये डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन लॉ, देखिएगा वेक्टर एडिशन लॉ को ये फॉलो नहीं करता है, मतलब करंट स्केलर क्वांटिटी है। क्यों ऐसा है, क्योंकि डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन लॉ, ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है। अब देखिए इसमें करंट डेंसिटी होता है, करंट डेंसिटी क्या होती है, देखिए करंट स्केलर क्वांटिटी है लेकिन करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखो भाई करंट डेंसिटी इसमें क्या होगा उसको देख लीजिए, करंट डेंसिटी, छोटे छोटे फार्मूले हैं, करंट डेंसिटी, देखिए करंट डेंसिटी क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी कंडक्टर है, ये इस प्रकार से कंडक्टर दिया है, ये देखिए इस प्रकार से कंडक्टर दिया है, ठीक है भाई, इस प्रकार से कंडक्टर दिया और ये करंट फ्लो कर रहा है, ये देखो ये करंट फ्लो कर रहा है,
और वो देखो जो कंडक्टर दिया उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब ऐसे है, ये एक एफ है और ये इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। देखिए इनके बीच का एंगल जो दिया है थीटा दिया है, ये एक एफ है, इनके बीच का एंगल थीटा दिया है। तो अब क्या करेंगे, ये देखिए ध्यान दीजिए, ये है करंट तो ये फ्लो कर रहा है, लेकिन हमको जो एरिया लेना है वो एरिया भाई प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, वह करंट फ्लो के डायरेक्शन में चाहिए। भाई एरिया क्या होना चाहिए, करंट फ्लो के डायरेक्शन में। तो करंट फ्लो के डायरेक्शन में जो एरिया होगा वह a cos थीटा होगा। ये देखिए करंट फ्लो के डायरेक्शन में जो एरिया होगा वह a cos थीटा होगा, यानी करंट डेंसिटी क्या हो जाता है, ये देखिएगा ध्यान दीजिएगा, करंट डेंसिटी J इक्वल टू I बाई a cos थीटा। करंट डेंसिटी J इक्वल टू I बाई a cos थीटा। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, करंट डेंसिटी J इक्वल टू क्या हो जाएगा, I बाई a cos थीटा। करंट डेंसिटी J इक्वल टू I बाई a cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ये ध्यान दें, करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था। देखिए भाई, किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर कोई भी कंडक्टर होता है बच्चों, तो किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक रूम टेम्परेचर पे क्या है, इधर उधर मूव करते हैं। एक रूम टेम्परेचर पे वो क्या करते हैं, इधर उधर मूव करते हैं। वही प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी होती है, वही प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी होती है। देखिए मान लीजिए एक कंडक्टर है, अभी किसी बैटरी से इसको नहीं जोड़ा गया है, ध्यान दीजिएगा, किसी बैटरी से इसको नहीं जोड़ा गया है, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं, कुछ इधर मूव करता है, कुछ इधर मूव करता है, कोई इधर मूव करता है, कोई इधर मूव करता है, कोई ऐसे मूव करता है, कोई ऐसे मूव करता है। ये देखिएगा, ये थर्मल वेलोसिटी से इधर उधर मूव करते हैं। तो इनकी जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होती है, इनके देखिएगा ध्यान दीजिएगा, जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होती है, ये एवरेज थर्मल वेलोसिटी, पहले ये देखिए मूव करता, और कितना मूव करता है, ये देखो थर्मल वेलोसिटी जो होती है रूट में 3 kT बाई m होता है, और ये लगभग 10⁵ मीटर पर सेकंड होता है। ध्यान दीजिएगा, लगभग 10⁵ मीटर पर क्या होता है, सेकंड होता है, यानी 10⁵ मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से वह इधर उधर क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है भाई, 10⁵ मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से इधर उधर मूव करते हैं। देखिए, और इनका जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होता है, ये देखिए एवरेज, यानी क्या कहने का मतलब है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो होता है, ये देखो एवरेज थर्मल वेलोसिटी u1 प्लस u2 प्लस डैश डैश un अपॉन कितना होता है, n इक्वल टू 0। देखिए इनका जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होता है वह क्या होता है, u1 प्लस u2 प्लस डैश डैश un अपॉन n इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। ये इनका एवरेज थर्मल वेलोसिटी होता है। ठीक है भाई, तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस डैश डैश un अपॉन n इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। ये एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, तो इसको हम एवरेज थर्मल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का कहते हैं। अब देखिए अगली चीज़ क्या है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये देखिए एक दूसरे को कैंसिल कर देगा ना, ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या आएगा, 0 आएगा। अब अगर हम किसी कंडक्टर को किसी बैटरी से जोड़ देते हैं तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनों की जो स्पीड है वह घट जाती है, उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। क्यों घट जाती है, आइए देखते हैं। ठीक है, अभी तक ये किसी बैटरी से हमने नहीं जोड़ा था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, किसी कंडक्टर को अगर हम बैटरी से जोड़ देते हैं, तो चलो भाई देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, कैसे क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो देखो भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, किसी कंडक्टर को हम बैटरी से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ये देखिए कंडक्टर है, इसको हमने बैटरी से जोड़ दिया। देखिए भाई, इस कंडक्टर को बैटरी से हमने क्या किया, जोड़ दिया। कोई कंडक्टर इधर जा रहा है, ये देखिए ये प्लस u1 वेलोसिटी से जा रहा है, कोई इधर जा रहा है u2 वेलोसिटी से, सॉरी अभी बैटरी से जोड़े हैं हम, थोड़ा सा बैटरी से जोड़े हैं। तो अब जब बैटरी से जोड़े हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इस पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा, निगेटिव। अब देखिए इस कंडक्टर के अंदर जो सारे इलेक्ट्रॉन हैं वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागेंगे। भाई इस कंडक्टर के अंदर जो सारे इलेक्ट्रॉन हैं वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागेंगे। ये देखिए सारे इलेक्ट्रॉन का मतलब ये इलेक्ट्रॉन,
ये इलेक्ट्रॉन सब भाग रहे हैं, सब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, देखिए सब भाग रहे हैं। क्यों भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो गई ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा कैसे होती है भाई, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत जाते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर नहीं होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर होगी, ठीक है। इसीलिए करंट करेंगे वायर के कारण बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं फील होता है, वो उसके अंदर ही फील होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, इसमें चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज घूम रहा है, इसमें चार्ज मूव कर रहा है। तो ये देखिए अंदर की तरफ होता है। अब सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ जा रहे हैं, ये देखिए सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ जा रहे हैं, तो ये प्लस हो गया और ये क्या हो गया, ये माइनस हो गया, प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। तो अब ये देखिए प्रत्येक पे फोर्स लगेगा, ये देखिए फोर्स क्या लगेगा, F = EE लगेगा। इस फोर्स के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे तो इसका मतलब MA = क्या हो जाएगा, EE, या A = क्या हो जाएगा, EE/m। देखिए प्रत्येक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे, और ये जो एक्सेलरेशन A हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, EE/m हो जाएगा। ये देखिए एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, EE/m हो जाएगा। मतलब जो एक्सेलरेशन हो गया वह EE/ कितना हो जाएगा, m हो जाएगा, एक्सेलरेशन EE/m हो जाएगा। अब जो वेलोसिटी हो जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी हो गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो गया, 0 + a टाउ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना हो गया, EE/m × टाउ हो गया। देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो गया, EE/m × कितना हो गया, टाउ हो गया। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, जहां टाउ रिलैक्सेशन टाइम होता है, ठीक है भाई। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई, क्यों से होता क्या है, मतलब डिफिनीशन में क्या है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट एंड कोलाइड टू ईच अदर एंड लॉस देयर एनर्जी एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है EE/m × टाउ होता है, जहां टाउ रिलैक्सेशन टाइम होता है, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। टाउ क्या है, ये देखिएगा रिलैक्सेशन टाइम है, ये क्या है, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ये देखिएगा टू सक्सेसिव कोलिजन। टाउ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो टाउ क्या होता है, घटता है। टाउ रिलैक्सेशन टेम्परेचर है, टाउ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। टाउ का जो ऑर्डर होता है वो देखिए 10⁻⁻14 सेकेंड होता है, ठीक है। मतलब एक कोलिजन में लगभग 10⁻⁻14 सेकेंड का समय लगता है। कितना समय लगता है, 10⁻⁻14 सेकेंड का समय लगता है। तो ये टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन हो गया। तो टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, टाउ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या टाउ = 10⁻⁻14 सेकेंड हो गया, ठीक है भाई। अब आइए देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, कैसे क्या चीजें कर सकते हैं। नीचे लिख लो, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, देखिए रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये क्या होता है, I = NEAVD। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, I = NEAVD। जैसे मान लो कोई भी कंडक्टर है बच्चों, अगर कोई भी कंडक्टर है, इस कंडक्टर में ये देखिए इसको बैटरी से जोड़ दिया गया, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD है, और जो करंट फ्लो कर रहा है वह कितना है, I है। और n क्या है, ये n है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, n = होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन, देखिए n = क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वॉल्यूम होता है। भाई बात को समझ रहे हैं, n = क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन कितना होता है, ये देखिएगा वॉल्यूम होता है, ये वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, ठीक है भाई। स्मॉल n = नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस होता है, ये देखिएगा वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो n = नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। तो n जो होता है वह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, ये ध्यान दीजिएगा। स्मॉल n = क्या हो गया, वह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गया। n = नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस होता है, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस होता है।
तो ये देखिए ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इधर की तरफ ये क्या है भागेगा, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से भागेगा। तो I इक्वल टू NeAVD, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी होता है। क्यों, वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी। तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो n को देखिएगा, ये संख्या n हो गया और ये मास अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी ये d हो गया ऐसे। तो कभी कभी इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आ जाता है। तो स्मॉल n इक्वल टू कैपिटल N इंटू डी अपॉन एम हो गया। तो ये करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन हो गया, ठीक है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, ध्यान दीजिए, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है, कोई भी कंडक्टर है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ध्यान दीजिएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, जैसे ये देखो ये कोई कंडक्टर है तो इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। ये देखिए कंडक्टर है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, एक करंट I फ्लो कर रहा है, इसका रेजिस्टेंस निकालना है। तो याद रखना रेजिस्टेंस का एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, उसको रेजिस्टेंस कहा जाता है। इसकी यूनिट क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, वोल्ट पर मीटर या इसी को ओम कहते हैं, ठीक है भाई, वोल्ट पर एम्पियर या इसी को क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। ये रेजिस्टेंस हो गया। याद रखिएगा रेजिस्टेंस, या ये भी कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ V एंड I ग्राफ, स्लोप ऑफ VI ग्राफ इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है, रेजिस्टेंस कहा जाता है। ये भी आप कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ VI ग्राफ इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। जैसे ये देखो, ये वोल्टेज है और ये करंट है, तो ये इनका स्लोप है, देखिए इनका स्लोप है, ये थीटा हो गया। तो R इक्वल टू क्या हो गया, tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया, V अपॉन I हो गया। ये देखिए ये भी होता है स्लोप, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, फॉर कंडक्टर क्या होता है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो फॉर कंडक्टर क्या होता है, फॉर कंडक्टर ये देखिएगा रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। ये ध्यान देना कि फॉर कंडक्टर, कोई भी अगर कंडक्टर होता है तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टेम्परेचर होता है। इसका मतलब जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। भाई जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये ध्यान देना, जिसका स्लोप, ये देखिएगा, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका, ये ध्यान देना, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, उसका टेम्परेचर, उसका R&T क्या होगा, ज़्यादा होगा, R&T ज़्यादा होगा, ठीक है। और स्लोप हमेशा करंट एक्सिस से देखा जाता है, स्लोप हमेशा, ये ध्यान देना, स्लोप हमेशा करंट एक्सिस से देखा जाता है, करंट एक्सिस से देखा जाता है, ये देखना जाता है, ठीक है, करंट एक्सिस से देखा जाता है। स्लोप हमेशा करंट एक्सिस से हम देखते हैं, करंट एक्सिस से देखते हैं। तो ये जैसे मान लीजिए ये करंट एक्सिस हो गया और ये वोल्टेज एक्सिस हो गया, और ये देखिए ये आपका क्या है, T1 है, ये आपका T2 है। तो आपको बताना है कि T1 और T2 में कौन ज़्यादा होगा। तो भाई जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस और टेम्परेचर दोनों ज़्यादा होगा। तो T1 टेम्परेचर पे ये ग्राफ है और T2 टेम्परेचर पे ये ग्राफ है। तो अब ये देख लीजिए किसका स्लोप ज़्यादा है, और स्लोप देखेंगे वोल्टेज एक्सिस से नहीं, करंट एक्सिस से देखेंगे। किससे देखेंगे, करंट एक्सिस से। तो अगर करंट एक्सिस से देखते हैं तो ये देखिए ये एंगल θ1 हो गया और ये एंगल θ2 हो गया। बोलो भाई हो गया कि नहीं, θ1 हो गया, θ2 हो गया। यानी क्या कहने का मतलब है, tan θ1 इज ग्रेटर देन tan θ2 हो गया। बोलो भाई tan θ1 इज ग्रेटर देन tan θ2 हो गया। अगर tan θ1 इज ग्रेटर देन tan θ2 हो गया, इसका मतलब क्या होगा, tan θ1 इज ग्रेटर देन tan θ2 हो गया, यानी R1 इज ग्रेटर देन क्या हो गया, R2 हो गया। यानी जो R1 है इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा। देखो R1 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। देखिए भाई जो R1 है वह R2 से क्या होगा, बड़ा होगा। बोलो भाई बड़ा होगा कि नहीं R1 R2 से। तो R1 R2 से बड़ा होगा तो इसका मतलब T1 इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, T2 हो जाएगा। मतलब T1 भी T2 से क्या होगा, बड़ा होगा। यानी T1 इज ग्रेटर देन T2 हो जाएगा, T1 भी T2 से क्या होगा,
बड़ा होगा। तो स्लोप हमेशा करंट एक्सिस से देखा जाता है। तो tan θ1 इज ग्रेटर देन tan θ2, ये ध्यान देना, tan θ1 जो है वो tan θ2 से ज्यादा है, r1 इज ग्रेटर देन r2 ज्यादा है, t1 इज ग्रेटर देन t2 है, एंड t1 जो है वो t2 से क्या है, बड़ा है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो इसमें एक बात हमेशा ध्यान दो, ओमिक और नॉन ओमिक सर्किट दो तरह की चीजें होती हैं। देखिए ओमिक सर्किट का मतलब क्या होता है, जिसमें वोल्टेज और करंट का ग्राफ क्या होता है, स्लोप क्या होता है उसका, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ओमिक सर्किट क्या होती है भाई, ओमिक सर्किट, ठीक है, इफ स्लोप ऑफ VI ग्राफ इज कांस्टेंट, यहां क्या होता है, स्लोप ऑफ VI ग्राफ कांस्टेंट होता है, उसको ओमिक सर्किट कहते हैं। ये देखिए वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ जो होगा ये होगा। इसमें रेजिस्टेंस R क्या होता है, रेजिस्टेंस R इक्वल टू V/I होता है। एग्जाम्पल क्या होता है, ऑल कंडक्टर, जितने कंडक्टर्स होते हैं ये इसके एग्जाम्पल होते हैं, ऑल कंडक्टर्स। नॉन ओमिक सर्किट में क्या होता है, ध्यान देना, नॉन ओमिक सर्किट, नॉन ओमिक सर्किट में क्या होता है, ठीक है, स्लोप ऑफ VI ग्राफ इज वेरिएबल, यानी VI ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेरिएबल होता है। ध्यान देना, स्लोप ऑफ VI ग्राफ, यानी नॉन ओमिक सर्किट का क्या होता है, स्लोप ऑफ VI ग्राफ, ये देखिए वेरिएबल, स्लोप ऑफ VI ग्राफ इज वेरिएबल, यानी V और I ग्राफ का जो स्लोप होता है वह कैसा होता है, वेरिएबल होता है। तो ये देखो, ये वोल्टेज हो गया, ये करंट हो गया, वोल्टेज और करंट ग्राफ का स्लोप वेरिएबल होता है, तो इस प्रकार से ऐसे हो गया। देखिएगा V और I ग्राफ का स्लोप वेरिएबल होता है। अब इसमें देखो, इसमें डायनेमिक रेजिस्टेंस चलता है, डायनेमिक रेजिस्टेंस, डायनेमिक रेजिस्टेंस का मतलब वोल्टेज और करंट ग्राफ का जो सबसे स्ट्रेट लाइन पार्ट होता है, वोल्टेज और करंट ग्राफ का जो सबसे स्ट्रेट लाइन पार्ट होता है, इसी को हम डायनेमिक रेजिस्टेंस कहते हैं। भाई बात समझ रहे हो, वोल्टेज और करंट ग्राफ का जो सबसे सीधा, जो सबसे स्ट्रेट लाइन पार्ट होता है उसी को डायनेमिक रेजिस्टेंस कहते हैं। ये देखिए सबसे सीधा पार्ट, ये सबसे सीधा पार्ट है कि नहीं, तो ये देखो सबसे सीधा पार्ट है, तो ये क्या हो गया, डेल्टा V हो गया, ये क्या हो गया, डेल्टा I हो गया। बोले भाई डेल्टा V और डेल्टा Y हो गया, तो डायनेमिक रेजिस्टेंस यहाँ चलता है RD इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा I होता है। इसके एग्जाम्पल में कई हैं, डायोड, ट्रायोड, देखिए डायोड, ट्रायोड, LED, फोटोडायोड सब होता है, सेमीकंडक्टर, ये सब इसके एग्जाम्पल में आते हैं। सेमीकंडक्टर इसका, इसीलिए IV कैरेक्टरिस्टिक आप देखते होंगे सेमीकंडक्टर में PN जंक्शन का, ठीक है, डायोड का, ट्रायोड का, फोटोडायोड का, जेनर डायोड का, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, IV कैरेक्टरिस्टिक आपके सिलेबस में है भी। तो ये हो गया नॉन ओमिक सर्किट हो गया। ठीक है भाई, अब देखिए रेजिस्टेंस का जो उल्टा होता है उसको कंडक्टेंस कहते हैं। भाई रेजिस्टेंस का जो उल्टा होता है उसको क्या कहा जाता है, कंडक्टेंस कहते हैं, यानी कंडक्टेंस G इक्वल टू 1 बाई क्या होता है, R होता है। ये देखो कंडक्टेंस G इक्वल टू, यानी कंडक्टेंस G इक्वल टू क्या होता है, वो 1 बाई R होता है। ये देखो कंडक्टेंस G इक्वल टू 1 बाई R होता है, यानी ओम पावर -1। देखिए कंडक्टेंस G इक्वल टू 1 बाई R होता है, ओम पावर -1, मतलब कंडक्टेंस G इक्वल टू ओम पावर -1 होता है। ठीक है भाई, अब देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस के और भी फार्मूले हैं। देखो एक रेजिस्टेंस का ये भी फार्मूला R इक्वल टू ML अपॉन NE स्क्वायर टाउ A, ये भी बड़े काम का फार्मूला है। यहीं से रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में रिलेशन आता है। ये देखिएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसी को रेजिस्टिविटी कहते हैं। ये देखिएगा रेजिस्टिविटी रो, तो ये देखो M अपॉन NE स्क्वायर टाउ A को हम रो कहते हैं, या R इक्वल टू क्या हो गया, रो L बाई A। देखो R इक्वल टू रो L बाई A बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं। इस फार्मूले पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो R इक्वल टू रो L बाई क्या A, ये रेजिस्टेंस से रिलेटेड फार्मूला हो गया। R इक्वल टू रो L बाई कितना A, जहाँ A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, L जो है वह कंडक्टर की क्या है, लेंथ है, और R जो है कंडक्टर का रेजिस्टेंस है। R जो है वह कंडक्टर का क्या है, रेजिस्टेंस है। तो R इक्वल टू रो L बाई कितना A बच्चों, ठीक है, R इक्वल टू रो L बाई A। अब एक बात ध्यान देना यहाँ से,
ठीक है। रो की यूनिट और डायमेंशन जरा पता कर लिया जाए। रो इक्वल टू RA बाई यल यानी ओम मीटर हो गया। रो इक्वल टू RA बाई यल यानी ओम मीटर हो गया। देखिए रो इक्वल टू RA बाई यल यानी क्या हो गया, ओम मीटर हो गया। ठीक है भाई, RA बाई यल या इसी को हम क्या कहते हैं, ओम मीटर कहते हैं। ठीक, अब ये देखिए यहां से कई फार्मूले आएंगे और बड़े अच्छे अच्छे फार्मूले हैं। ठीक है भाई, यहां से देखिए कई फार्मूले आएंगे और सब बड़े अच्छे अच्छे फार्मूले हैं। ठीक है, इनको कई केस में लिखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए इन केस ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, वायर को खींचने, इन केस, या एक मिनट थोड़ा सा एक चीज और जान लीजिए, एक चीज और जान लीजिए। तब ये जो रेजिस्टेंस है ना बेटा, लेंथ पे, एरिया पे, टेम्परेचर पे, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। लेकिन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ये ध्यान देना, मतलब क्या कहने का मतलब है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता थियरी में यही पूछ दे। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, यानी रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, ये देखिएगा रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन क्या, लेंथ, देखिएगा लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, ये देखिएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, टेम्परेचर, देखिएगा टेम्परेचर किस पे, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, टेम्परेचर, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, बट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, बट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ध्यान देना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, देखिएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, ठीक है, किस पे, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल। ये टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। याद रखिएगा, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इंडिपेंडेंट लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उस पर डिपेंड नहीं करता। बहुत महत्वपूर्ण है, थियरी में ही इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब देखिए इन केस ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर के इस पे क्वेश्चन बनते हैं, तो कैसे क्या क्वेश्चन बनते हैं जरा देख लिया जाए। इन केस ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, मतलब किसी वायर को अगर हम खींच रहे हैं तो कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो भाई, इन केस ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, ये देखिए वायर को अगर खींच रहे हैं, देखिए स्ट्रेचिंग ऑफ वायर कैसे क्वेश्चन बनते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, अगर किसी वायर को आप खींचते हैं तो लेंथ तो इंक्रीज करेगा और लेकिन उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज करेगा। अगर किसी वायर को आप खींचते हैं तो लेंथ तो इंक्रीज करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज करेगा, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है वह कांस्टेंट रहेगा, वह कंजर्व रहेगा। ध्यान दीजिएगा, उसका जो वॉल्यूम है वह कंजर्व रहेगा, वह कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कंजर्व या कांस्टेंट रहेगा। तो इफ लेंथ इंक्रीज, ध्यान देना, इफ लेंथ इंक्रीज, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होगा, बट वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये देखिए वॉल्यूम जो होगा वह क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इफ लेंथ इंक्रीज, अगर लेंथ इंक्रीज होता है तो एरिया डिक्रीज करेगा बट वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो देख लो, अगर हम इसको वॉल्यूम कांस्टेंट करते हैं, ये देखो R इक्वल टू रो यल बाई ए, ये देखिए इस प्रकार से है, R इक्वल टू रो, ठीक है, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम के टर्म में। क्या करने का मतलब, कांस्टेंट वॉल्यूम के टर्म में। अभी देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम के टर्म में पहला फार्मूला क्या हो जाएगा, R इक्वल टू रो, ऐसा करते हैं ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बताओ R इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो वॉल्यूम अपॉन ए स्क्वायर। ये देखिएगा, ये रेडियस और एरिया में निकलेगा रेशियो, या रो वी अपॉन कितना, एरिया क्या करेंगे, पाई का स्क्वायर R पे 4। अगर सर्कुलर वायर हो तो इसका मतलब रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर हो गया और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R पे 4 हो गया। दूसरा केस क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम का। लेंथ के केस में ये देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम का लेंथ के केस में, लेंथ के केस में हम क्या करते हैं, यल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें। तो ये देखो यल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो R इक्वल टू रो
यल अपॉन ए एल या आर इक्वल टू रो यल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम, यानी रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यल का स्क्वायर। अब देखिए यहां से कुछ कॉन्सेप्ट बनेंगे। अगर किसी वायर की लंबाई खींचकर n गुना कर दी जाए, यदि किसी वायर की लंबाई खींचकर n गुना कर दी जाए तो याद रखिएगा रेजिस्टेंस n स्क्वायर गुना हो जाएगा। अगर किसी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन n टाइम्स कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, n टाइम्स कम कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा। रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन n टाइम्स कम कर दिया जाए तो याद रखिएगा रेजिस्टेंस n पे 4 टाइम्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है। तो इसमें यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां से छोटी छोटी चीजों को ध्यान देना, ठीक है। द लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज टू n टाइम्स, इफ लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज टू n टाइम, ये देखिएगा लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज टू n टाइम, यानी लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज टू n टाइम, यानी लेंथ जो वायर का है अगर हम क्या करते हैं इंक्रीज टू n टाइम करते हैं, इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीज टू n स्क्वायर टाइम्स, इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीज टू, ध्यान दीजिएगा, इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीज टू n स्क्वायर टाइम, ये देखिएगा n स्क्वायर टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। तो r डैश इक्वल टू n स्क्वायर r हो जाएगा अगर किसी की लंबाई n गुना बढ़ा दें तो। दूसरा केस, इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर डिक्रीज टू n टाइम, देखिएगा डिक्रीज कर दे रहे हैं, मतलब a बाई n कर दे रहे हैं, डिक्रीज टू n, डिक्रीज करने का मतलब लंबाई खींचना, भाई ये तो मतलब हो गया। एरिया घटाने का मतलब लंबाई को क्या खींचना, एरिया घटाने का मतलब लंबाई को खींचना। तो इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर डिक्रीज टू n टाइम, इट्स रेजिस्टेंस, यानी क्या हो गया, इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीज टू n स्क्वायर टाइम, यानी n स्क्वायर टाइम का मतलब r डैश इक्वल टू n स्क्वायर r हो जाएगा, ठीक है। और एक बात ध्यान दीजिए, यही अगर हम क्या कर रहे हैं, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज टू n टाइम, ध्यान दीजिएगा, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज टू n टाइम, यानी रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज टू n टाइम, तो क्या कहने का मतलब है, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज टू n टाइम, देखिएगा रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज टू n टाइम, तो इसका मतलब क्या होगा, इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीज टू n पे 4 टाइम, n पे 4 टाइम है। देखना भैया कभी कभी डायरेक्ट ये भी पूछ देता है, r डैश इक्वल टू n पे 4 क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, यानी r डैश इक्वल टू n पे 4 क्या हो गया, r हो गया। तो इस प्रकार से ये चीजें हो गई, ठीक है, क्लियर है सारी चीजें। इफ द लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज टू n टाइम्स, इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीज टू n स्क्वायर टाइम्स, यानी r डैश इक्वल टू n स्क्वायर r। If area of cross section of wire decrease to n times, its resistance increase to n square times, यानी r dash equal to n square r। Radius of cross section decrease to n time, its resistance increase to n पे 4 टाइम, r dash equal to n पे 4 कितना हो गया, r हो गया, ठीक है भाई। क्लियर है सब कुछ, जरूर क्लियर होगा। तो इस तरह से ये चीजें हो गई। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब देखो इसमें ये रेजिस्टेंस का यूज कैसे किया जाता है, जरा इसको देख लेते हैं। आइए भाई, ये जो रेजिस्टेंस होता है, इस रेजिस्टेंस का हम यूज कैसे करते हैं, चलिए जरा इनको देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई एक क्यूबिकल बॉक्स है, ये देखो, और डिफरेंट इंटरफेस पे यहां पे क्या है, आपको रेजिस्टेंस निकालना है। ये क्यूब है, क्यूबिकल बॉक्स है, डिफरेंट, ये क्या कहने का मतलब है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है, ये एच है। तो डिफरेंट इंटरफेस पे हमको रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब एक यहां निकालना है, ये देखिए पी हो गया, और एक यहां निकालना है, ये क्यू हो गया। तो क्या कहा जा रहा है, पी और क्यू के बीच आपको रेजिस्टेंस क्या है, फाइंड करना है। ये देखिएगा, तो पी और क्यू के बीच, ये देखिए इसकी लंबाई यल है, ये ए है, ये बी दिया है, ए है और ये क्या, सॉरी ये क्या है, बी है और ये ए दिया है, ठीक है। यल है, ये सब यल है, यल है, ये ध्यान दीजिएगा, ये ए है, ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, ये क्या है, बी है। आपको रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले पी और क्यू के बीच रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखो मान लो पी और क्यू फेज के बीच रेजिस्टेंस निकालना है,
तो पी और क्यू के बीच निकालना है तो देखिए इन दोनों फेस के बीच की क्या है, लेंथ लेते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो पूरे वायर का सेम है, तो इन दोनों फेस के बीच का लेंथ लेते हैं। इन दोनों फेस के बीच का लेंथ लेंगे यानी रो यल, और अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब ए इंटू बी, ए इंटू बी, ये देखिएगा ए इंटू बी हो जाएगा। ये हो गया आर पी और क्यू के बीच का। ठीक है भाई, बात समझ रहे हैं। तो अब ये देखिए इसी तरह से अगर मान लीजिए ये यम होता है और ये यन होता है, इनके बीच का लेते हैं, आर यम और यन के बीच का लेते हैं, तो रो यल दोनों फेस के बीच के डिस्टेंस, ये देखो दोनों फेस के बीच के डिस्टेंस बी है, तो दोनों फेस के बीच के डिस्टेंस बी है, तो यानी आर बी अपॉन कितना हो गया, ए यल। देखिए दोनों फेस के बीच का डिस्टेंस रो बी अपॉन कितना हो गया, ए एल हो गया। रो बी अपॉन कितना हो गया, ए एल हो गया। यही अगर मान लीजिए, ठीक है, इसके बीच का लेते हैं, ये टी हो गया और ये पीछे वाला देखिए यस हो गया, इनके बीच का लेते हैं। यानी क्या कहने का मतलब है, आर टी एस अगर होता है तो रो, यानी ये आर टी एस होता है, मतलब टी और यस के बीच का अगर लेते हैं तो टी और यस के बीच का लेते हैं, रो दोनों फेस के बीच के डिस्टेंस, दोनों फेस के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए। देखिए दोनों फेस के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए। ठीक है भाई, दोनों फेस के बीच की डिस्टेंस जो हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। तो जब दोनों फेस के बीच की डिस्टेंस ए हो जाएगी तो इसका मतलब रो ए अपॉन 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 क्या होगा, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, यल बी, यल बी। ये तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना भाई। तो कुछ छोटी छोटी बातें, एक दो और छोटे छोटे फार्मूले देख लेते हैं। ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी सब, लेकिन डायरेक्ट फार्मूले बताएंगे, किसी का कारण नहीं बताएंगे, डेरिवेट नहीं करेंगे हम, ये ध्यान दीजिएगा। ये देखिए अगर मान लीजिए इस तरह से क्या होता है, ये एक शेप की बॉडी होती है, ऐसे होती है। ये देखो इसका जो रेडियस है वह ए है और इसका जो रेडियस है बी है, और इनकी जो लेंथ है वह कितनी दी गई है, यल दी गई है। तो कहा जा रहा है कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, अगर इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो है तो ये देखो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, आर इक्वल टू रो, दोनों के बीच की डिस्टेंस यल अपॉन पाई ए बी, अपॉन पाई ए बी, यानी आर इक्वल टू रो यल अपॉन पाई ए बी। ये देखिएगा आर इक्वल टू रो यल अपॉन कितना हो जाएगा, पाई ए बी हो जाएगा। यही अगर कंसेंट्रिक स्फीयर है, ध्यान दीजिएगा, यही अगर कंसेंट्रिक स्फीयर है, कंसेंट्रिक स्फीयर का मतलब ये देखो इस तरह से, ये कंसेंट्रिक स्फीयर है, इनर रेडियस इसका R1 है और आउटर रेडियस इसका R2 है, और इनके बीच का जो स्पेस है, ये देखो इनके बीच का जो स्पेस है वह रो है, तो इसका क्या हो जाएगा, R इक्वल टू रो अपॉन 4 पाई 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, पूछा जा सकता है भविष्य में। ठीक है, जैसे कंसेंट्रिक स्फीयर है, इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2 है, और इनके बीच का गैप जो है वह स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इनके बीच का जो गैप है वह स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, रो है, तो R इक्वल टू रो अपॉन 4 पाई 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 हो गया। ठीक है, अभी क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज टू, लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज टू, ये देखिए वायर जो है, यानी लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज टू, क्या कहने का मतलब है, क्वेश्चन है इफ लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज बाई 25%, ये देखिए इंक्रीज बाई 25% हो गया। इफ द लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज बाई 25%, फाइंड परसेंटेज इंक्रीजिंग इन रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस में आपको क्या फाइंड करना है, परसेंटेज इंक्रीजिंग फाइंड करना है, फाइंड परसेंटेज इंक्रीजिंग इन रेजिस्टेंस। तो इफ द लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज 25%, फाइंड ठीक है, परसेंटेज इंक्रीजिंग इन रेजिस्टेंस। ये देखिए परसेंटेज इंक्रीजिंग इन रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज बाई 25% है, इंक्रीज बाई 25, कैसे, खींचकर, ये कैसे बढ़ाया जा रहा है, खींचकर बढ़ा रहे हैं। तो बड़ा अगर खींचकर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम तो उसका कांस्टेंट होगा ना, तो आर और एल में क्या रिलेशन होगा, इसको देखते हैं। ठीक है, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा अगर खींच के बढ़ा रहे हैं, तो ये देखिए इसका जो वॉल्यूम है वह क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो आर इक्वल टू रो यल स्क्वायर अपॉन बी पढ़ते हैं, ये तो पढ़ते हैं, आर इक्वल टू रो यल बाई ए है, तो इसको क्या पढ़ते हैं, आर इक्वल टू रो यल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम पढ़ते हैं।
तो अगर हम खींच कर इसको बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यल स्क्वायर हो गया। बोलिए भाई, इसका रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना हो गया? यल स्क्वायर हो गया। ये देखो R1 हो गया, यानी R1 हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यल स्क्वायर। R2 25% हमने बढ़ाया है, तो 25% का मतलब क्या हो जाएगा? यल में अगर 25% की इंक्रीजिंग करेंगे तो यल प्लस 25 यल अपॉन 100 का होल स्क्वायर, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1.25 यल का क्या? होल स्क्वायर। ये तो हो गया। या क्या कहने का मतलब है? R2 अपॉन R1 इक्वल टू 1.25 का होल स्क्वायर। अब ये देखिए R2 अपॉन R1 क्या हो गया? R2 अपॉन R1 इक्वल टू 1.25 का होल स्क्वायर कितना हो गया? 1.25 का होल स्क्वायर 1.5625। अब देखिए अगर हमको परसेंटेज इंक्रीजिंग निकालना है तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100 करना पड़ेगा। देखिए जब भी परसेंटेज इंक्रीजिंग की बात करता है तो क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100 करना पड़ता है। ठीक है भाई, बात को समझ रहे हैं? तो जब भी परसेंटेज इंक्रीजिंग करता है तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100 की बात करता है। तो चलो भाई, तो अब ये क्या हो जाएगा? ये जरा देखना, R2 अपॉन R1 माइनस 1 1.5625 माइनस 1, या R2 माइनस R1 अपॉन R1, या 0.5625 इंटू 100। ये देखिए इंटू 100 हो गया, और ये क्या हो गया? 56.25% हो गया। बोले भाई कितना हो गया? 56.25% हो गया। तो इसका मतलब कितना इंक्रीज कर जा रहा है? 56.25% यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। तो द लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज बाई 25%, फाइंड परसेंटेज इंक्रीजिंग इन रेजिस्टेंस। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस क्या होता है ये देख लेते हैं। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या रेजिस्टेंस पे होता है? ठीक, तो इफेक्ट ऑन टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, चलो भाई, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। देखिए भाई, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस क्या होता है? सबसे पहले मेटल्स पे देख लेते हैं। किस पे देख लेते हैं? मेटल्स पे। ये देखो मेटल्स पे क्या हो जाएगा। चलिए भाई, मेटल्स पे क्या होता है? तो मेटल्स का देखो अल्फा क्या होता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है अल्फा, वह क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी, ये तो फार्मूला है। RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी है। तो क्या कहने का मतलब है कि मेटल के केस में अल्फा पॉजिटिव होता है। तो अगर मेटल के केस में अल्फा पॉजिटिव होता है तो उसका टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं, ध्यान देना, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ता है। यानी RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ता है। ये ध्यान देना, ये मेटल के केस में हो गया। मेटल के बाद सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर क्या हो गया भैया? सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट, ये सब के लिए इलेक्ट्रोलाइट, ये सब के लिए एक प्रकार का चलता है। तो इनके लिए अल्फा क्या होता है? वह निगेटिव होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? निगेटिव होता है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, RT इक्वल टू R0 1 माइनस अल्फा टी। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी घटती है और कंडक्टिविटी बढ़ती है। ध्यान देना यहाँ पे। ठीक है, इससे भी रिलेटेड थियरी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस चैप्टर से बहुत आसान क्वेश्चन आता है और जरूर एक आता है। तो हो सकता है यही पूछ दे कि एक बॉडी है, उसको हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, देखिए टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है, और कंडक्टिविटी जो है वह कंडक्टिविटी क्या करती है? डिक्रीज करती है। भाई कंडक्टिविटी जो है वह क्या है? डिक्रीज करती है। और यहां क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है, और कंडक्टिविटी जो है वहां पे वह इंक्रीज करती है। कंडक्टिविटी क्या है? इंक्रीज करती है। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी, या RT इक्वल टू R0 1 माइनस अल्फा टी। इस प्रकार से इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब देखिए कंबिनेशन ऑफ
अल्फा क्या होता है, किस प्रकार से अल्फा का कॉम्बिनेशन होगा। और भाई कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा देख लेते हैं कैसे होगा, किस प्रकार से होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा, अल्फा का कॉम्बिनेशन क्या होता है। चलो भाई, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा, अल्फा का कॉम्बिनेशन किस तरह से होगा, मतलब किस प्रकार से अल्फा का कॉम्बिनेशन करेंगे। मान लीजिए कोई कंडक्टिंग वायर है, ये अल्फा 1 है और इसका रेजिस्टेंस R1 है, और ये देखिए ये भी क्या है, अल्फा 2 है और ये क्या है, R2 है। कहा यह जा रहा कि अगर इनको सीरीज में जोड़ दिया जाए और इनको पैरेलल में जोड़ दिया जाए, ध्यान देना, इनको अगर सीरीज में जोड़ दिया जाए या इनको पैरेलल में जोड़ दिया जाए तो रिजल्टेंट अल्फा क्या होगा। तो पहले सीरीज में देख लेते हैं। चलिए भाई सीरीज में देखते हैं। सीरीज में क्या होगा, अगर सीरीज में जोड़ देते हैं तो ये देखिए इस तरह से सीरीज में जोड़ा जाए तो उनका अल्फा एस क्या होगा, अल्फा 1 R1 अल्फा 2 R2 अपॉन R1 प्लस R2 हो जाएगा। ये ध्यान दीजिए पैरेलल में क्या हो जाएगा, पैरेलल में क्या हो जाएगा भाई, पैरेलल में जैसे एक वायर ऐसे जुड़ा है एक वायर ऐसा जुड़ा है तो अल्फा पी, इसका डेरिवेशन में बता रहे हैं डायरेक्ट केवल फार्मूला, तो अल्फा पी क्या हो जाएगा, देखिएगा अल्फा पी अल्फा 1 R2 प्लस अल्फा 2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, ये अल्फा पी हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना भाई। अब इसी में लिख लीजिए कंडक्टिविटी एंड वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ क्या होगा, कंडक्टिविटी और वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है भाई। कंडक्टिविटी और वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ क्या है, तो चलो भाई कंडक्टिविटी आ जाओ, कंडक्टिविटी एंड वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। चलो बच्चों देख लेते हैं कंडक्टिविटी एंड वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ क्या होता है। कंडक्टिविटी एंड वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो कंडक्टिविटी क्या होता है एंड वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ क्या होता है। चलिए कंडक्टिविटी देखते हैं, कंडक्टिविटी एंड वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ क्या होता है। तो चलिए भाई कंडक्टिविटी क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू 1/ρ होता है, यानी ओम पावर -1 मीटर पावर -1, सिग्मा इक्वल टू 1/ρ ओम पावर -1 मीटर पावर -1 होता है। ये देखिए सिग्मा इक्वल टू 1/ρ ओम पावर -1 और ये क्या होता है, मीटर पावर -1 होता है। कंडक्टिविटी, ठीक है, एंड वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, सिग्मा इक्वल टू 1/ρ ओम पावर -1 एंड मीटर पावर -1 होता है, ठीक है। तो चलिए भाई देखते हैं कंडक्टिविटी कैसे क्या हो जाएगा, ओम पावर -1 मीटर पावर -1। अब इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, वेक्टर फॉर्म के लिए देखिए आप सभी लोगों को यह पता है कि वेक्टर फॉर्म जो होता है J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, देखिए इसका वेक्टर फॉर्म हो गया, J करंट डेंसिटी हो गया, करंट डेंसिटी, और ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, और सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी, सिग्मा कंडक्टिविटी हो गया। कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहा जाता है। तो J इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा इंटू ई हो गया, ठीक है। अब जरा यहाँ पे थोड़ा कॉम्बिनेशन देख लिया जाए ρ1 ρ2 के टर्म में, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन इन टर्म ऑफ ρ1 ρ2 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। तो चलो भाई जरा कॉम्बिनेशन देख लिया जाए, अब कॉम्बिनेशन देख लिया जाए इन टर्म ऑफ ρ1 ρ2। तो चलो ρ1 ρ2 के टर्म में कॉम्बिनेशन देख लिया जाए। ये देखो एक वायर है, क्वेश्चन है, इसका लंबाई L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, ये ρ1 दिया है, L है लंबाई, L लंबाई है, और उसी तरह से एक वायर ये है, ये L है, A है, और इसका ρ2 दिया है, देखिएगा ρ2। कहा जा रहा है कि अगर इनको सीरीज और पैरेलल में जोड़ा जाए तो इनका इक्विवेलेंट रो क्या होगा, ठीक है। फाइंड इक्विवेलेंट रो, फाइंड इक्विवेलेंट रो इफ बोथ कनेक्टेड इन क्या, सीरीज एंड
पैरेलल। चलो भाई सीरीज में जोड़ लेते हैं, पहले सीरीज में जोड़ के देख लेते हैं। ये मान लो देखो सीरीज में जोड़ लिया, तो सीरीज में जोड़ लिया तो ये देखो क्या हो जाएगा सीरीज में। चलो भाई पहला सीरीज में, अगर सीरीज में जोड़ लिया हमने तो बताओ लंबाई क्या हो गया 2l, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, और ये क्या हो गया रो एस हो गया। बोलो भाई रो एस हो गया कि नहीं? अरे भाई लंबाई 2l हो गया, एरिया ए हो गया, ये रो एस हो गया। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आर एस क्या होता है? बोलो आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है। बोलो होता है कि नहीं? अब ये आर एस क्या होगा? ये आर एस होगा रो एस 2l अपॉन ए। R1 कितना होगा? ये देखिए रो 1 यल अपॉन ए। R2 क्या होगा? रो 2 यल अपॉन ए, यल अपॉन ए, यल अपॉन ए, या रो एस इक्वल टू क्या हो गया रो 1 प्लस रो 2 अपॉन 2 हो गया। बताइए भाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आ गया कि नहीं? यानी रो एस इक्वल टू क्या हो गया रो 1 प्लस रो 2 हो गया। रो 1 प्लस रो 2 भाई कितना हो गया 2 हो गया, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो गया। यही अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम करते हैं तो क्या होगा? देखिए भाई ध्यान दीजिए, यही अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम करते हैं, दूसरा यही अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में करते हैं तो देखो भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा? ये देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये देखो ये क्या हो जाएगा, लेंथ तो यल रहेगा, एरिया 2a हो जाएगा, और ये क्या हो गया रो पी हो गया। क्यों भाई? दोनों अगर एक साथ जुड़ेंगे तो बताओ, दोनों अगर एक साथ जुड़ रहे हैं तो एरिया तो डबल हो जा रहा है ना। दोनों अगर एक साथ जुड़ रहे हैं तो एरिया डबल हो जा रहा है, ये ध्यान देना, एरिया डबल हो जाएगा। तो दोनों अगर एक साथ जुड़ रहे हैं तो एरिया डबल हो जाएगा, यानी 1 बाई आर पी इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 हो जाएगा। देखो भाई 1 बाई आर पी इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 हो जाएगा, यानी 1 बाई आर पी इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 हो जाएगा। यानी ये क्या हो गया 1 बाई आर पी का मतलब क्या हो गया रो पी। देखिएगा 1 बाई आर पी का मतलब क्या हो गया रो पी, रो पी, और ये यल, और ये क्या हो गया 2a हो गया, और ये क्या हो गया रो 1 यल 2a हो गया, और ये क्या हो गया रो 2 यल, और ये देखिए सॉरी ए ए समय ए यल यल कट गया। अब बताओ ये क्या हो गया रो पी इक्वल टू 2 रो 1 रो 2 अपॉन रो 1 प्लस रो 2। बोलो भाई आ गया कि नहीं? तो इस तरह से ये इक्विवेलेंट क्या हो गया रो आ गया, इक्विवेलेंट रो आ गया। ठीक, अब जरा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर देख लेते हैं कलर कोड रजिस्टर, इसका बचा हुआ है एक इलेक्ट्रिक कंडक्शन का। ठीक है, कलर कोड रजिस्टर, इसको देख लेते हैं। कलर कोड रजिस्टर बचा हुआ है, तो क्या है कलर कोड रजिस्टर? देखिए भाई ये भी देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आता है कलर कोड रजिस्टर, मतलब किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। देखिए कलर कोड रजिस्टर, देख लो भाई किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें क्या होगा, एक कोई भी स्ट्रिप दे देगा कुछ भी, और आपसे पूछ दिया जाएगा कि उसका रेजिस्टेंस बताओ। आपसे क्या पूछ दिया जाएगा? उसका रेजिस्टेंस बताइए कुछ भी देकर। तो मान लीजिए एक हम क्या करते हैं, एक मेटालिक शीट लेते हैं, और उस मेटालिक शीट पे चाहे कुछ भी होता है, कोई जरूरी नहीं मेटालिक शीट ही हो, कंडक्टर या नॉन कंडक्टर कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ये देखिए ऐसे हमने ले लिया, और उस पर डिफरेंट टाइप की ये देखिए स्ट्रिप लगी हुई है। ये मान लो रेड लगा हुआ है, ये मान लो ऑरेंज लगा हुआ है, ये मान लो ब्लू लगा हुआ है। इस तरह से ये 3 स्ट्रिप होती है। और चौथे में जो होता है, ये देखिए चौथे में जो होता है वो गोल्ड हो सकता है, गोल्ड सिल्वर, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो रेड है, ऑरेंज है, ब्लू है, गोल्ड है, इस प्रकार से दिया गया। ये देखिए रेड है, ऑरेंज है, ब्लू है, गोल्ड है, इस प्रकार से दिया गया है। कलर कोड रजिस्टर इस प्रकार से दिया है, और कह रहा है कि इसका रेजिस्टेंस बताओ कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो हमको क्या है, इन सब का जो है, ये देखिए ये जो दोनों होते हैं ये मल्टीपल होते हैं। ये दोनों देखो, ये इसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल कहते हैं। ये देखो मल्टीपल, ठीक है, या सॉरी डिजिट कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, पहला दूसरा डिजिट होता है, डिजिट होता है। और इसको हम मल्टीप्लायर कहते हैं। ये देखो मल्टीप्लायर होता है ये। और ये जो होता है ये टॉलरेंस होता है। ये क्या होता है, टॉलरेंस होता है। ये देखिएगा टॉलरेंस होता है, सहन शक्ति कितना बढ़ घट सकता है। तो ये दोनों डिजिट में देखते हैं, इसको मल्टीप्लायर में देखते हैं, और ये टॉलरेंस होता है। अब कैसे होगा, हमको एक फार्मूला याद होना चाहिए।
ठीक है, फार्मूले का मतलब क्या है, जैसे फार्मूले का मतलब ये है, ये देखिए बी बी रॉय ग्रेट बॉय, ठीक है, ये देखिएगा बीबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ, देखिएगा वेरी गुड वाइफ, और पहने गोल्ड सिल्वर नेकलेस, पहने गोल्ड सिल्वर नेकलेस, देखिएगा पहने गोल्ड सिल्वर नेकलेस। थोड़ा सा इधर से करते हैं, 1 मिनट पूरा हट जाए एक लाइन में। ये देखो बीबी रॉय वेरी गुड वाइफ, पहने गोल्ड सिल्वर नेकलेस। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, बी फॉर ब्लैक होता है, और ये बी फॉर ब्राउन होता है, ये आर फॉर रेड होता है, ये आर फॉर ऑरेंज होता है, वाई फॉर येल्लो होता है, ठीक है भाई, वाई फॉर येल्लो होता है, ये देखिए ये ऐसे याद रखना पड़ता है, और ये फिर वायलेट होता है ये, और ये ग्रीन होता है, ग्रीन हो चुका है ना, बीबी रॉय वेरी गुड वाइफ, ठीक है, बीबी रॉय ग्रेट बॉय नहीं लिखे क्या, छूट जा रहा है सब, 1 मिनट। देखो भाई इसमें इस प्रकार से होता है, ध्यान दो, बीच में छूट जा रहा था बार बार, ठीक है। तो क्या, बीबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ पहने गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ये जो पहने गोल्ड सिल्वर नेकलेस होता है, ये टॉलरेंस होता है, मतलब सहन शक्ति, कितना वह रेजिस्टेंस बढ़ सकता है या कितना वह रेजिस्टेंस घट सकता है, वह होता है। तो देखिए बी का मतलब क्या होता है, ये बी का मतलब ब्लैक होता है, इस बी का मतलब ब्राउन होता है, आर का मतलब रेड होता है, ओ का मतलब ऑरेंज होता है, वाई का मतलब येलो होता है, जी का मतलब ग्रीन होता है, बी का मतलब ब्लू होता है, वी का मतलब वायलेट होता है, जी का मतलब ग्रे, डब्ल्यू का मतलब व्हाइट। ये आपको याद रखना पड़ेगा, बीबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ पहने गोल्ड सिल्वर नेकलेस, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये ध्यान दीजिएगा, बीबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ पहने गोल्ड सिल्वर नेकलेस, इसको याद रखना पड़ेगा। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। मल्टीप्लायर में 10 पावर 0, 10 पावर 1, 10 पावर 2, 10 पावर 3, 10 पावर 4, 10 पावर 5, 10 पावर 6, 10 पावर 7, 10 पावर 8, 10 पावर 9। और टॉलरेंस में क्या होता है, पहने गोल्ड सिल्वर नेकलेस, गोल्ड में 5% का होता है, सिल्वर में 10% का, और नो कलर नेकलेस का मतलब नो कलर 20% होता है, जो नेकलेस का मतलब होता है नो कलर यानी वह 20% होता है। तो इस प्रकार से बीबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड बॉय पहने गोल्ड सिल्वर नेकलेस, ठीक है भाई। तो चलिए डिजिट में चलते हैं, सबसे पहले हम लोग डिजिट में चलेंगे, ये देखिएगा डिजिट में चलेंगे हम सब लोग। तो डिजिट में देखिए क्या है, ये दोनों को डिजिट में देखते हैं, देखिए इसका रेजिस्टेंस फाइंड करना। तो रेड का जरा देख लीजिए, रेड का डिजिट, ऑरेंज का डिजिट क्या है 3, तो ये बताइए क्या हो जाएगा इसका रेजिस्टेंस, डिजिट में 2 × 3 हो गया, इनटू मल्टीप्लायर, ब्लू देखिए मल्टीप्लायर में है, मल्टीप्लायर में क्या है ब्लू 10⁻6 है, इनटू 10⁻6 हो गया। और ये देखिए गोल्ड में कितना है 5% का है, ये देखिए 5% है, तो इतना ओम क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, पहने गोल्ड सिल्वर नेकलेस इतना जो हो गया, ये इतना परसेंट ए हो गया, ठीक है बेटा। तो इस तरह से देखिए इन क्वेश्चनों को लगाइएगा, और जो मैंने अभी इंस्ट्रक्शन दिया था, प्रॉब्लम आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पूरे हो जाएंगे, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी का बचेगा। ये पूरा देखिए इलेक्ट्रिसिटी में चल रहा है, इसलिए मैंने पूरा ब्रांच इलेक्ट्रिसिटी बना दिया है। तो अब इनके प्रॉब्लम आप लगाइए, कल प्रॉब्लम डिस्कस होंगे, ठीक है ना, कल प्रॉब्लम डिस्कस होगा। इलेक्ट्रिक कंडक्शन खत्म हो गया, अब कल जो है सेल वेल बताएंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा कल का। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।